नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान अब कभी भी दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है और जनता के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची के 40% इलाके में बिजली गुल हो गई है। कहा जा रहा है कि आज रात तक करीब करीब पूरा कराची अंधेरे में डूब जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं को जनता की इन परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति कर रहे हैं। आज हम आपको बर्बाद होते, कंगाल होते, दिवालिया होते पाकिस्तान की 3 बड़ी खबरें बताएंगे और उसके बाद इन तीनों खबरों पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान का यह हाल क्यों हुआ, पाकिस्तान की बर्बादी में अब कितने दिन बचे हुए हैं और पाकिस्तान की इस हालत का भारत पर क्या असर होगा। लेकिन पहले देखते हैं कि आज पाकिस्तान की एक बड़ी नेता ने अपने मुल्क के इस हालात के लिए आईएमएफ को जिम्मेदार क्यों बताया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इसी आईएमएफ से $7 बिलियन की मदद मांग रहा है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने आईएमएफ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बंधक बना लिया है और पाकिस्तान चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। यह मरियम नवाज का कहना है। मरियम ने यह भी आरोप लगाया कि आईएमएफ पाकिस्तान से अपने उपनिवेश यानी किसी गुलाम की तरह बर्ताव कर रहा है। मरियम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, इसलिए उनके बयान की एक खास अहमियत है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से $6 बिलियन की मदद मांगी है, लेकिन आईएमएफ ने अब तक ये मदद पाकिस्तान को नहीं दी है। आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान ने टैक्स में भारी बढ़ोतरी की है और बिजली के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेजी से महंगाई बढ़ रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत खराब है और उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $4.3 अरब ही बचे हैं, जबकि अगले 6 महीने के लिए ईंधन का आयात करने के लिए पाकिस्तान को $8.5 अरब चाहिए। हैरत की बात है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल हालत में सिर्फ आईएमएफ ही उबार सकता है, लेकिन मरियम नवाज अपने ही देश के हुक्मरानों की गलतियों की बजाय आईएमएफ को आंखें दिखा रही हैं। पाकिस्तान के सामने एक नई और मुसीबत खड़ी हो गई है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान में बिजली संकट पैदा हो गया है। देश के कई शहरों में बिजली की भारी कटौती देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई के एक बार फिर ठप होने की खबर है। सबसे बुरा हाल कराची का है, जहां कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। कराची का लगभग 40% हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। खास बात है कि पाकिस्तान में आए दिन बड़े शहरों में बिजली की कटौती हो रही है और बिजली का जो संकट है वो पाकिस्तान में गहराता जा रहा है। पाकिस्तान में जहां एक तरफ आर्थिक तंगी है, महंगाई है, ईंधन और बिजली की कमी है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की स्वार्थी राजनीति है और तीसरी तरफ वो आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान पर शरिया शासन लागू करने के लिए खून की नदियां बहा रहे हैं। इन सबकी वजह से पाकिस्तान के युवाओं का मन अब पाकिस्तान से भर चुका है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 67% युवा बेहतर अवसर की तलाश में देश छोड़ना चाहते हैं। यह खुलासा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के युवा खराब आर्थिक स्थिति के कारण बेहतर अवसर की कमी की वजह से देश छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान छोड़ने की इच्छा 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि आर्थिक संकट के बाद पाकिस्तान में बेरोजगारी की दर अब बेकाबू हो चुकी है। आखिर पाकिस्तान पर दुनिया का कोई देश भरोसा क्यों नहीं कर रहा है और अब आईएमएफ भी पाकिस्तान के कटोरे में भीख डालने से क्यों डर रहा है? आखिर इस सबके लिए पाकिस्तान के वो कौन से पाप जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान का आवाम दाने दाने को मोहताज हो गया है? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमर आगा साहब जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुमित पीर जो पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ हैं। कमर आगा साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा। अभी हमने 3 खबरों की बात करी, लेकिन एक बहुत चौथी महत्वपूर्ण खबर पाकिस्तान से आ रही है और खबर यह है कि अभी किसी भी वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। उनके घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है, उनके समर्थकों की तादाद भी वहां धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो पाकिस्तान के हाल क्या होंगे? मैं समझता हूँ और ख़राब हो जाएंगे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर जो हैं
वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कि सेना का हस्तक्षेप के अलावा कोई दूसरा चेहरा नज़र नहीं आता। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि इमरान खान को अरेस्ट करो तो फिर तमाम मुल्क के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, सेपरेशन करना पड़ेगा, तो आर्मी खुद ही स्वयं सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। पहले भी ऐसे ही हुआ था, मुझे लगता है वही दोबारा है। लेकिन इस दफ़े अगर आर्मी ने सत्ता हासिल की, क्योंकि आर्मी की छवि पहले थोड़ी बहुत थी और वो अपने को हमेशा इस तरह दिखाती थी कि वो इस्लामिक स्टेट का मुहाफिज है, यानी गार्डियन है के रूप में पेश करती थी। लेकिन अब पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आर्मी की छवि बहुत बिगड़ चुकी है और आम जनता ये समझती है कि सारी समस्याओं का जड़ जो है वो पाकिस्तान की सेना है। और क्योंकि वो एक बहुत करप्ट, भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही समय पहले जब कमर बाजवा साहब रिटायर हुए तो उनकी बीवी के अकाउंट में $600 मिलियन 3-4 साल के अंदर उन लोगों ने इकट्ठा कर लिए। इससे पहले कियानी साहब थे जो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, कोई किसी मुल्क में है, कोई किसी मुल्क में है। छोटा भी आर्मी ऑफिसर होता है तो करोड़ों रुपया कमा के निकल जाता है मुल्क से दूसरी जगह। इन हालात में आर्मी भी एक्सपोज हो चुकी है, पॉलिटिकल लीडरशिप फेल है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो इतनी खराब हो गई है कि लूट मार की स्थिति हो गई है। सुमित पीर साहब भी मौजूद है, कमर आगा साहब। और सुमित पीर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है और इसी वक्त मैं आपको जो गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान के चैनलों ने दिखाना बंद कर दी हैं, क्योंकि वहां पर बैन लगा दिया गया है लाइव टेलीकास्ट पर, जो इमरान खान के घर के बाहर जो भी हो रहा है उसको प्रसारित करने पर। मेरा सवाल आपसे यहां यह है कि जो IMF का मुद्दा है, जो पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है, उसको, इस मुद्दे को शहबाज शरीफ ने इमरान खान के साथ जोड़ दिया। उन्होंने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान ने अराजकता फैला रखी है पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो है IMF जो है वो पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आभार। देखिए, पाकिस्तान की कहानी खत्म है। पाकिस्तान हैज टू डाई। आज मरे, कल मरे, परसों मरे, इट हैज टू ब्रेक अप। इसका टूटना निश्चित हो चुका। अभी एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगा रहे हैं। हाँ, इमरान खान ने स्थिति जरूर खराब की थी। इमरान खान के आने के बाद परिस्थिति अब बिगड़ी है, पर आज के डेट में भी तो 42% इन्फ्लेशन है। आज आपको IMF 22 बार बेल आउट कर चुका, दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ। आपने अभी चाइना से $700 मिलियन लोन लिया, किन टर्मों पे लिया? आप चाइना से $1.4 बिलियन की लोन की बातें कर रहे हो। और यहाँ पूरी जगह ये अफवाह है प्रखर जी कि पंजाब की लाखों एकड़ जमीन गिरवी रखाई है चाइना के पास। चाइना अब अपना फूड कॉलोनी बना रहा है पाकिस्तान को। सीपेक डूब गया पानी में, अब CPAC की बात कर रहे हैं। सीपेक था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब बारिश में बह गया। अब चाइना पाकिस्तान एग्रीकल्चर कॉरिडोर। तो कहने की बात यह है प्रखर जी, क्या पाकिस्तान की थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? ये मैं बताता हूं सर। देखिए प्रखर जी, पहले जो सीपेक था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे वो ग्वादर और BRI को जोड़ना चाहते थे। फ्लड आई, फ्लड में सारा दुल गया, $46 बिलियन डूब गए। चाइना को पता ही डूब गए। चाइना ने फिर एकदम ठंडा हो गया, कोई फ्लड में केवल $70,000 की मदद की। चाइना ने बोला IMF आपको पैसे देगा तो मैं दूंगा, सऊदियों ने बोला, UAE ने बोला। अब अचानक क्या होता प्रखर जी, $700 मिलियन चाइना अचानक दे देता। उसके बाद चाइना कह रहा $1.4 बिलियन दूंगा। अभी जो $700 मिलियन दिए, करीब 10% इंटरेस्ट रेट पे दिए, विच इज 100 टाइम्स, 100 गुना जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है। हमें मिला था 0.1% पे बुलेट ट्रेन के लिए, इन्हें 10% पे मिल रहा है। अब मजे की बात यह है, जो सोचने का विषय है प्रखर जी, इनके जो एयरपोर्ट है ऑलरेडी गिरवी है, फातिमा जिन्ना पास गिरवी है, इनके बैंक गिरवी है, इनके रेलवे स्टेशन गिरवी, इनके पास गिरवी रखने को चाइना के लिए कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं ना, POK और GP भी गिरवी रख चुके हैं। अब ये जो चाइना बिना शर्त $1.4 बिलियन दे रहा है, बिना मांगे और आगे चढ़ के दे रहा है, तो इसमें नया कॉन्सेप्ट आया है, सीपेक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CPAC। ओके, चाइना पाकिस्तान एग्रीकल्चर कॉरिडोर। पंजाब की जो उपजाऊ जमीन है, चाइना की नजर उस पे, क्योंकि चाइना के प्रखर जी जितने भी अरेंजमेंट अफ्रीका में थे जमीन को लेके ध्वस्त हो चुके हैं, वो वर्किंग नहीं है। बिल्कुल अफ्रीकी देशों में चीन ने करीब करीब यही पॉलिसी आजमाई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। जी, शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आए।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। भारत में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और भी अधिक महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष गर्मी की तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह मनुष्य द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन का भी प्रभाव है। भविष्य में गर्मी के कुप्रभाव रोकने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। अधिक स्थानीय पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाएं। सूखी पत्तियां, फसल अवशेष और कचरे को जलाना पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जल स्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण द्वारा भूजल पुनर्भरण तथा छिद्रित सतहों के उपयोग से पृथ्वी को ठंडा कर गर्मियों में पानी की समस्या को घटाया जा सकता है। कम ऊर्जा की खपत वाले उपकरण, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन, स्वच्छ ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में निवेश कर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी को सुनिश्चित किया जा सकता है। समाधान बने, प्रदूषण रोके, पर्यावरण को ठंडा बनाए। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बदहाल और कंगाल होते पाकिस्तान की, जो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। और हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। कमर आगा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि IMF एक तरफ पाकिस्तान की मदद करने की तैयारी कर रहा है, उसके साथ बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज IMF पर ही उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि जो आज पाकिस्तान की हालत हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं जो है IMF जिम्मेदार है। ये अंदरूनी राजनीति तो नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो चाचा भतीजी हैं, मतलब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और मरियम नवाज, इनके संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। और या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है कि जो प्रधानमंत्री हैं चाचा जी, वो IMF से लोन ले रहे हैं और जो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है उसको टोन डाउन करने के लिए जो भतीजी है वो IMF पे आरोप लगा रही है। तो मामला क्या है ये पूरा? मामला बिल्कुल सही है, जैसा आपने बताया। अपनी जो कमज़ोरियां हैं, जो अपने इन्हीं ने काम ठीक नहीं किए, उसको नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं कि आज जो समस्या है वो IMF की वजह से है। IMF से अगर हमें लोन मिल जाता वक्त पे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती। भाई IMF के लोन को देने की कुछ शर्तें होती हैं। वो पाकिस्तान के साथ अकेले नहीं है, वो किसी भी देश, जो भी देश उससे लेगा, उसकी पहली शर्त ये होती है कि आप बजट डेफिसिट जो है उसको कम कीजिए, ख़त्म कीजिए धीरे धीरे। फिर दूसरी ये है कि जो आप जितनी फ्री वाइप्स जो देते हैं, राशन, पानी, ये वो इस किस्म की वो सब चीज़ों में कटौती कीजिए, आप नहीं दे सकते। बजट बैलेंस होना चाहिए, वो पैसा देते हैं तब। तो उसकी वो पूरा एक चार्ट देखते हैं, उनका एक पैमाना है, उसके ऊपर आप खड़े उतर रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। फिर ये भी देखते हैं कि भाई इसकी हैसियत है वापस करने की या नहीं। कोई अपना पैसा डुबो नहीं देता, तो उनके पास पाकिस्तान की इस वक्त हैसियत ही नहीं है कुछ कि वो वापस कर सकें। किसी भी देश के में जो पैसा ले रहे हैं वो उसको नहीं देने की कंडीशन में है। और वो जो शर्तें हैं वो ये मानते हैं तो और ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ाओ, रेवेन्यू को अपने बढ़ाओ अपने मुल्क के, ताकि जो प्रॉब्लम हो वो तो कर नहीं पा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि IMF को ब्लेम करो, चचा भी बच जाएंगे और भतीजी भी। लेकिन ये है कि इनका कोई
ये जो इतनी जिस किस्म की स्टेटमेंट ये दे रही हैं, इनका कोई ख़रीदने वाला नहीं है। अब ये सब नहीं चल रहा है। पाकिस्तान की आम जनता इस बात को समझ गई है कि ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और शहबाज शरीफ जो है ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इनका कोई सुमित पीरी साहब भी मौजूद है। सुमित, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह है, 2 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार IMF और पाकिस्तान के बीच रोज चर्चा होती है और ऐसा लगता है कि अब IMF से बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिल जाएगा, लेकिन फिर आखिरी समय में रुक जाता है। आखिर IMF को ये पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए प्रगति जी, इसका थोड़ा इतिहास है। पहली बार जब IMF को एक प्रिलिमिनरी बजट दिखाया गया तो IMF को दिखा 20% बजटरी डेफिसिट। उन्होंने कहा यार आपको एक 500 बिलियन रुपीस का आपको एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको अपने फौज, अपने पॉलिटिशियन और अपने जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनकी फैमिली और उनकी अगर कोई एक्स वाइफ है या कोई और बच्चे हैं उनकी आपको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, इनके पास एसेट्स कितने हैं, कहां है। जब यहां ये आर्मी की बात आई, पहले तो बात वहां अटकी। दूसरा IMF ने ये डिस्कवर किया था 9.5 ट्रिलियन या 9 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान का बजट है, जिसमें एम्बेजलमेंट थी, जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स दिखाए गए थे उसमें और करीब 200 बिलियन रुपया ऐसा 20% ऑफ द बजट ऐसा है जो आ नहीं सकता। तो जब IMF ने इसका पूरा अध्ययन किया तो प्रखर जी ये समझ आया 40 से 45% बजट डेफिसिट इज ऑन द डे 1, पहले दिन है। 45% बजट डेफिसिट पे पैसा डालना, उस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं करे, उस पे आप अपने ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉपर्टी का खाका नहीं दे रहे हो, पॉलिटिशियन का नहीं दे रहे हो, आर्मी वालों का नहीं दे रहे हो। तो IMF को ये डर था पैसा तो आएगा, जैसे पहली 22 बार पैसा आया, मियामी में मकान लिए गए, बर्मिंघम में मकान लिए गए, फ्लोरिडा में पैलेस लिए गए, बड़ी बड़ी महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही है साहब, उनमें निकल जाएगा। जब हिसाब किताब मांगा और खासकर जब आर्मी का हिसाब किताब मांगा, चारों खाने चित। IMF ने कहा भैया ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तुम हमें हिसाब किताब दो, बिकॉज हमारे पास भी दुनिया का पैसा, हम भी अकाउंटेबल है। बात कह रहे हैं और यहाँ पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि अभी जो तोशे खाने का जो लेकर जो विवाद हो रहा है इमरान खान को लेकर, जब इसकी पूरा डेटा सामने आया है तो उसमें मालूम पड़ा है कि 1990 के बाद जितने भी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं सबने इसमें घोटाला किया। मतलब जो तोहफे आपको पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाम पे मिल रहे हैं वो तोहफे पाकिस्तान के सभी नेताओं ने अपने पास रख लिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी रहे हो, चाहे वो गिलानी रहे हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ रहे हो। तो इमरान खान अकेले ऐसे नहीं। कमर आगा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लगातार भ्रष्टाचार सरकार दर सरकार पाकिस्तान में होता रहा है, क्या ये उसी की वजह है कि आज पाकिस्तान इस हालात पे खड़ा हुआ है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये भ्रष्टाचार हमेशा से वहाँ रहा है, और जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ख़ासतौर से वहाँ पे आया, या आर्मी ऑफिसर्स आए, आर्मी चीफ आए, उन सब ने भ्रष्टाचार किया, उन सब ने खूब पैसा बनाया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर कभी डेवलपमेंटल एजेंडा था ही नहीं। हाँ, कोई एजेंडा इस तरह का लेके आए नहीं कि डेवलपमेंट होगा, जनता का उसमें भला होगा। डेमोक्रेसी थी नहीं तो जनता को कोई कितने साल तक तो संविधान ही नहीं बना था, और आज भी जिस तरीके से है उस संविधान को कौन फॉलो करता है। दूसरी बात ये कि इनको ये फिक्र जनता की तो थी नहीं, वोट इन्हें लेना है, किसी को जिसको भी लोग है वो आर्मी के कहने पे चलाना है, उसको सीधी सीधी बात थी। तो ऐसे में इन्हीं ने डेवलपमेंट एजेंट, धर्म को इन्हीं ने प्रमोट किया, और धर्म में भी इन्हीं ने आतंकवाद को जोड़ के बनाया। देखिए, पाकिस्तान के बनने में ही गलती हुई। पहली बात तो ये कि धर्म के नाम पे कोई मुल्क चल नहीं सकता। धर्म से ज़्यादा जो स्ट्रांग होती है वो होती है इथनिक आइडेंटिटी। आज भी पाकिस्तान के अंदर बलोच अपने को पहले बलोची कहता है, बाद में पाकिस्तानी, पहले पश्तून कहता है, बाद में पाकिस्तानी, सिंधी पहले, बाद में। ये सब लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान के साथ जुड़ना। पंजाब जो था, ये भी यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नहीं थी, लेकिन बाद में पंजाब प्रांत के वहाँ के जो मुस्लिम लीडर थे उन्हीं ने देखा कि अगर पाकिस्तान बनता है तो सबसे बड़ा उनका प्रांत है, और उन्हीं ने खुद तो कब्जा किया, और साथ में सिंध, बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को अपनी कॉलोनी बना लिया। उसी तरह चला रहे हैं उसको, और वहाँ पे बुरी हालत है। अब वो सब लोग अलग अलग होना चाहते हैं, इस वक्त इतनी बुरी हालात है। तो करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब चीज़ें इसके शुरू से घुट्टी में मिली हुई हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं, इन्हीं ने कभी सोचा ही नहीं था। क्या ऐसा भी साहब, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, मुझे आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद भी हम चर्चा करेंगे, और ब्रेक के बाद हम एक खास चर्चा करेंगे कि जिन्ना के देश पाकिस्तान में क्यों हो रही है PM मोदी की तारीफ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आज तो
पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बर्बाद और कंगाल होते पाकिस्तान की आर्थिक हालात पर और पाकिस्तान में जो स्थितियां बन रही हैं उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। सुमित पीर साहब, अभी मैं कल कुछ वीडियोस पाकिस्तान के देख रहा था, वहां की आम जनता के वीडियोस थे और वो पीएम मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो ऐसा क्या हो गया है कि जिन्ना के देश में अब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं? देखिए प्रखर जी, पहले दो बातें समझ लीजिए। सबसे पहले जो जिन्ना की 3 बहनें, उसमें से केवल फातिमा जिन्ना गई थी, बाकी यहाँ रुकी थी। ये पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता। जिन्ना साहब की एक बेटी थी, वो यहाँ रह गई थी, उन्होंने शादी की, उनका परिवार यहाँ है, ये वाडिया परिवार, उनकी शादी पारसियों में हुई थी। ये पाकिस्तान में नहीं बताया जाता। और जिन्ना ने अपने दोस्त की बेटी, जो नाबालिग बेटी थी, उसको भगाया था और जब वो 18 साल की हुई तब उससे शादी की थी। ये पाकिस्तान में नहीं बताया जाता जी। अब ऐसे पाकिस्तान की कहानियां जरदारी से शुरू करें, जिन्नात पे खत्म करें या कहीं इमरान खान पे जाए, हर एक ने पाकिस्तान को लूटा, हर एक ने तोशे खाने की क्या तो छोटी बात है, हर एक ने 2-2 हाथों से देश को लूटा। पाकिस्तान की जरूरत दुनिया में कहीं नहीं है। पाकिस्तान कोई ऐसी चीज नहीं बनाता जो दुनिया को जरूरत है। अब मोदी जी को देखिए, भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, भारत के डिफेंस पैरामीटर देखिए, भारत में ईज ऑफ लिविंग देखिए, भारत में 2 करोड़ मकान देखिए, भारत की जल योजना देखिए, उज्ज्वला प्रज्वला, आयुष्मान भारत देखिए। ये जो फायदे भारतीयों को मिले हैं, हमको एक साथ आजादी मिली थी। भारत 5th बड़ी इकोनॉमी है, बाई बीपीपी नंबर 3rd है और पाकिस्तान मोस्ट फ्रेजाइल नेशन है। पाकिस्तान बैंकरप्सी के कगार पे है। 2014 से लेके 2023 तक जो भारत की कायाकल्प हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, वो उसका लोहा तो पूरी दुनिया मानती है प्रखर जी। ये कंपैरिजन उनको साफ दिखता है, चढ़ता हुआ उभरता हुआ भारत और डूबता हुआ पाकिस्तान। बिल्कुल, जो इतिहास में आपने छुपा लिया, लेकिन आज का जो दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, संचार क्रांति का दौर है, उसके अंदर ये सब बातें छुपती नहीं है, सीमाओं के बाहर भी ये बातें जाती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की आम आवाम को भी एहसास हो रहा है कि भारत जो तरक्की कर रहा है, जिस रास्ते पर चलकर भारत ने तरक्की करी, उस रास्ते पे उन्हें चलना चाहिए। लेकिन क्या कमा रागा साहब, ये पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है, वहां पर जिस तरह से कट्टरपंथी तबके हावी हैं, हम देखते हैं राजनीतिक संकट है, भ्रष्टाचार है, तो क्या पाकिस्तान कभी उबर पाएगा आने वाले समय में, आपको लगता है? नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस समय न कोई पॉलिटिकल लीडर है बड़ा, न कोई स्पिरिचुअल लीडर है, धर्म गुरु हो जो कुछ जिसकी बात लोग सुन लें। फिर उसके अलावा हालात क्या हैं? आर्म्स ग्रुप जो हैं, मिलिटेंट आतंकवादी चारों तरफ घूम रहे हैं। मस्जिदों के अंदर तक तो बम विस्फोट हो रहा है। फिर उसके अलावा ये है कि सिंध एक तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान दूसरी तरफ जा रहा है, चाइना कब्ज़ा करता चला जा रहा है। पीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई अभी। तो इन हालात के अंदर कैसे होगा, क्या होगा? आर्मी एक पहले जो गवर्नमेंट सत्ता में आती थी, उसको कुछ दिनों के बाद ऐसी हालत कर देता था कि वो बिगड़ जाती थी, लोग घबरा जाते थे। फिर आदमी सत्ता में आ जाती थी तो लोग खुश हो जाते थे। अब आर्मी भी एक्सपोज हो गई है। अब आर्मी भी एक्सपोज हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है और मैं सुमित पीर से ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के सामने 3 संकट हैं, राजनीतिक, आर्थिक और आतंकवाद। पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील इनमें से 3 में से कौन सी साबित होगी? 1 मिनट बताइएगा। चाइना का लोन और चाइना से और पैसे लेना, 100% पाकिस्तान टूटेगा और विनाश की ओर जाएगा। श्रीलंका आपके सामने। मतलब पाकिस्तान के हालात जो होंगे वो श्रीलंका की तरह होंगे। सुमित, मैं समझता हूं अफगानिस्तान की तरह होंगे। श्रीलंका नहीं। कमर रागा साहब का कहना है कि पाकिस्तान के हालात जो होंगे वो अफगानिस्तान की तरह होंगे। वही सुमित पीर का मानना है कि जो पाकिस्तान के हालात होंगे वो श्रीलंका की तरह होंगे। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान का अंजाम क्या होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।